वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों का ताज़ा तरीन सिलसिला और अमरीकी रद्द-ए-अमल, और इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी तज्ज़ियाकारों की राय में। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दुनिया भर से पोलियो के मर्ज का खात्मा करने में मुश्किलात क्यों दरपेश, जेंडर पहले मैटर नहीं करता। और मुलाकात भारतीय कश्मीर से पहली बार सामने आने वाली खवातीन फोटो जर्नलिस्ट से। अफगानिस्तान के महकमा दिफा का कहना है कि दारुल हुकूमत काबुल में अफगान नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 4 घंटे की लड़ाई के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल वापस हासिल कर लिया है। हमले में 4 खुदकुश बमबार शामिल थे, जिसमें से एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 3 सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ रहे थे जिन्हें हलाक कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द हमलों में शिद्दत देखने में आई है। इन हमलों में अमरीका की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिसकी तफसीलात के साथ अमान नज़र हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, अमरीका में क्या कहा जा रहा है इन ताज़ा तरीन हमलों के बारे में? जी, हमलों का ये सिलसिला जारी है जैसे आपने कहा, और इसमें अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 200 से ज़्यादा फ़ौजी और पुलिस एहलकार हलाक हुए, शहरियों की एक बड़ी तादाद भी इसमें हलाक हुई है। अमेरिका के लिए ये जो हमले हैं ये इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हालिया दिनों में अमरीकी हुकाम की जानिब से इस तरह के बयान सामने आए कि ट्रंप इंतज़ामिया की जनूबी एशिया पॉलिसी के तहत मामलात अफ़गानिस्तान में अमन और सुलह सफ़ाई जंग बंदी की जानिब जा रहे हैं। और फिर ये इतलात भी सामने आई कि अमरीकी हुकाम की नुमाइंदों की तालिबान नुमाइंदों से दोहा में मुलाकातें भी हुई, तो तासुर यही मिला कि मामलात शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन हमलों से ना सिर्फ यकसर इस तासुर की नफ़ी हुई है, बल्कि साथ में ये एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या वाकई मामलात ऐसे हैं जैसे अमरीकी हुकाम कुछ अरसे से बताते रहे, या अफ़गानिस्तान में तालिबान एक बार फिर ज़ोर पकड़ रहे हैं। स्टेट डिपार्टमज़ की जानिब से इन हमलों की मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि इससे अफ़गान अमन के लिए अमरीका का जो अज़्म है वो मुतासिर नहीं होगा। मज़ीद तफसील हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एक तालीमी मरकज़ के बाहर बुध को होने वाले खुदकश हमले में तकरीबन 50 अफराद हलाक, जबकि बहुत से लोग जख्मी हुए। मेरा भाई तालीमी मरकज में पढ़ रहा था और इस हमले में हलाक हो गया। मैं यहाँ उसकी लाश वसूल करने आया हूँ। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से हमले की मजम्मत की गई। ये हौलाक हमले फिरका वाराना तशद्दुद को हवा देने और अफगान अवाम की अमन और इस्तेहकाम पर मबनी मुस्तकबिल की ख्वाहिश को ठेस पहुँचाने की साफ कोशिश है। ये मामला एक बार फिर हमें अफगान तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत का एहसास दिलाता है। बुध को होने वाले हमले से पहले शिमाली सूबे बगलान की एक फौजी चौकी पर होने वाले हमले में 40 अफगान फौजी और पुलिस अफसर मारे गए थे, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज पर हालिया दहशतगर्द हमलों के सिलसिले का ताज़ा तरीन हमला था। 5 रोज से जारी लड़ाई में कम से कम 200 फौजी और शहरी हलाकतें हुई, जिसके बाद जंगजुओं को पीछे धकेला जा सका और हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों के रिहायशी अब बुरे हालात से दो चार हैं। हुकूमत ने यहाँ के लोगों पर तवज्जो नहीं दी और आप देख सकते हैं कि शहर की ज्यादातर मार्केटें जलाई जा चुकी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैदर न्यूट के मुताबिक ये हमले अस्करियत पसंद गिरोहों की जानिब से किए गए। तालिबान के कुछ गिरोह और अनासिर साफ तौर पर अमन नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अमन मुज़ाकरात और गुफ्तगू के हक में हैं। वो जो अमन की कोशिशों की हिमायत नहीं करते, मेरे ख्याल में हम उन्हें अपने एजेंडे पर अमल करता देख रहे हैं, लेकिन इससे हमारा अफगानिस्तान के मसले के पुरअमन हल का अज़्म मुतासिर नहीं होता। तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो रेड क्रॉस को अफगानिस्तान में काम करने के लिए महफूज रास्ता नहीं देंगे। इस हफ्ते की पेशरफ्त से अफगानिस्तान में क़याम अमन की वो उम्मीदें दम तोड़ गईं जो अमरीका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में होने वाले अमन मुज़ाकरात की इतलात से पैदा हुई थी। जी, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस जो आजकल साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं, उनसे भी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने इस सूरत हाल के बारे में पूछा। उनका कहना था कि इससे उनके नज़दीक इससे पता चलता है कि तालिबान मासूम लोगों की, शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने में कोई आर नहीं समझता, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल में तालिबान की यही हिकमत अमली रही है। जी, और अफगानिस्तान में हमलों के बारे में अमेरिका से क्या कहा जा रहा है, इस पर अमान नज़र में बता रहे थे कैपिटल हिल से। अमान, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स। और अफगानिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर को ज़िम्मेदार ठहराया जाना नया नहीं। इस मरतबा भी गज़नी और दूसरे इलाकों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर होने वाले हमलों के बाद ऐसे ही इल्ज़ामात सामने आए हैं। इन इल्ज़ामात के मुताबिक अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन हमलों में मुलव्वस तालिबान जंगजुओं का न सिर्फ ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, बल्कि उनमें से कई ज़ख्मियों का इलाज भी कोयटा और पेशावर के हस्पतालों में किया जाता रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल We have not received any evidence to back up these spurious accusations, and we reject these baseless allegations. आप सुन रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल को, जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत ही करार दिया है उन्होंने भी। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद एक मरतबा फिर अफ़गान मसले के हल के लिए बातचीत की ज़रूरत के बयान को दोहराया। तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने यह भी कहा कि पाक अफ़गान सरहद पर हिफाजती बाढ़ के मनसूबे की तकमील के हवाले से उसमें 2 साल का अरसा लग सकता है बल्कि मज़ीद। और तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान को इस बाढ़ से पाक अफ़गान सरहद पर इंसानों और मनशियात समेत सामान की आमदोरफ्त के कंट्रोल के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात और दहशत गर्दी में ख़ात्मे की उम्मीद है। अफ़गानिस्तान की तरफ से इन बयानात और उन पर रद्दअमल के हवाले से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर खटक साहब, वेलकम टू व्यू 360। तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान में हमलों की शिद्दत कि हमने कुछ तफसीलात आपको पेश की, अमेरिका का रद्दअमल भी सामने आया, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का सिलसिला, आप इसको कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को इस वक्त? देखिए, बिलाशुबा अफ़गानिस्तान में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और जिस तरह आपने ज़िक्र किया, अगर काबल के हमले हुए हैं जो, उनमें से जो कल हमला हुआ था जिसमें करीबन 50 अफराद ने अपनी जान गंवाई, उस हमले की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। और दूसरी तरफ गज़नी का भी जिक्र हुआ, गज़नी पर तालिबान का कुछ थोड़ा सा कंट्रोल रहा, फिर दोबारा कल उनको पुश बैक किया गया परसों अफ़गान हुकूमत की तरफ से अमरीकी इमदाद के ज़रिए। मेरा ख़्याल है कि ये हालात शायद अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे कोई ज़्यादा बेहतरी इमीडिएट फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पॉइंट स्कोरिंग एक तरह से तालिबान मेरा ख्याल है कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो मिलिटरीली जंग नहीं जीत सकते। तालिबान अफगानिस्तान में मिलिटरीली जंग नहीं जीत सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि बातचीत का अमल, जिसका आपने जिक्र भी किया, एलिस वेलिस ने पिछले कुछ दिनों पहले कतर में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं इस सिलसिले में, और तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का ये इस बात का इम्कान है कि ईद के बाद दोबारा भी ये मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। इस तनाजुर में अब अमेरिका हमेशा से ये कहता रहा है कि हम पहले इनको बहुत कमज़ोर करेंगे, फिर इनसे बात करेंगे। तो अगर ये बातचीत हुई है, बातचीत की तस्दीक हो चुकी है, उसके बाद पिछले 2 दिन में 5 हमले, और फिर आज ही तालिबान ने रेड क्रॉस की सलामती की जो ज़मानत थी वो भी वापस ले ली, तो वो अमेरिका से जो बातचीत हो रही है उसका मनफी असर तो नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है असर तो यकीनन मनफी ही होगा, लेकिन देखें चॉइसेस किसके पास कौन कौन सी हैं। तालिबान के पास क्या चॉइसेस है और अमेरिका के पास क्या चॉइसेस हैं। क्या अमेरिका मिलिटरीली तालिबान को डिफीट कर सकता है? मुश्किल नज़र आ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज के साथ नहीं कर सका तो 15,000 के साथ कैसे करेगा? क्या तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 17 साल की जंग ने यह भी साबित कर दिया। अब हो ये रहा है कि दोनों जानिब से, स्पेशली तालिबान की जानिब से, आप देखिए जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें वो ये चीज़ साबित कर रहे हैं कि आप हमको एक छोटी फोर्स ना समझें, हम में ये अहलियत मौजूद है कि हम बड़े शहरों पर जाकर कब्जा भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद डेफिनेटली उसको वो रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन वो ये पॉइंट अपना स्कोर करना शायद कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मुज़ाकरात में जो पोजीशन है वो मजबूत हो। वो मजबूत पोजीशन से लगता है कि बातचीत करना चाहते हैं, और शायद यही पॉइंट वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका बराह रास्त असर अफगान हुकूमत और अमेरिका के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि गजनी जैसा सूबा जो काबल के इतने करीब है, वहाँ पर एक फोर्स आती है और वो वहाँ पर पूरे शहर पर कब्जा कर लेती है, और वहाँ पर अफगान आर्मी बिल्कुल डिफीट हो जाती है। इतना बड़ा कत्लेआम होता है, तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत पर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और हर किस्म के हमले हो रहे हैं, गजनी में हुआ, बगलान में हुआ, फरियाब में हुआ, और फिर पुलिस चौकियों पर हमले हुए हैं। ये इतने हमले हुए हैं। इन हालात में जो ईद पे जंगबंदी होती है, जैसे कि ईद उल फितर पे ब्रीफली जंगबंदी हुई थी, तो क्या जो कोशिशें इस दफ़ा आने वाली ईद है अगले हफ्ते में, उसमें कुछ जंगबंदी के इम्कानात हैं? तालिबान की तरफ से उस पर इशारा तो मुस्बत मिला है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि तालिबान जो गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं कि वो लोग हाई प्रोफाइल अटैक्स करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो मैसेज शायद कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब तक दुनिया देख रही है और
اس کو اسی طرح سے شاید انٹرپریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنی طاقت بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ کہ ہم ان کو چانس بھی دینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پچھلی عید پر سیز فائر کی، اور ابھی دوبارہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طرف سے اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ بالکل، تو دیکھنا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں۔ جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ تھینک یو جہانگیر فار دیز انسائٹس۔ تھینک یو۔ اور پچھلے ایک عشرے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جہاں ایک طرف امریکہ پاکستان سے دہشت گردی کی لہر کو روکنے اور افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کا خواہاں ہے، وہیں وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات مضبوط کرتا بھی نظر آتا ہے۔ اب جبکہ پاکستان میں نئی قیادت سامنے آئی ہے، کیا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس بارے میں ندیم یعقوب کی دیکھتے ہیں رپورٹ۔ امریکہ ایک عرصے سے حقانی نیٹ ورک اور دوسرے گروہوں کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں تشویش سے پاکستانی حکام کو آگاہ کرتا آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ اور امریکی کانگریس پاکستان کے لیے امریکی امداد میں کٹوتی بھی کر چکے ہیں۔ واشنگٹن میں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات میں دو معاملات اہم ہیں۔ پہلا، مبینہ طور پر پاکستان کا دہشت گرد گروہوں کو پناہ فراہم کرنا، اور دوسرا پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا تحفظ۔ اور پاکستان کی خاص طور پہ فوج کا کتنا کنٹرول ہے نیوکلیئر ویپنس کے اوپر، تو یہ دو ایشوز ہیں۔ آئی تھنک کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہم شاید تھوڑا سا شفٹ دیکھ لیں، لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ ایگزیکٹلی عمران خان کے تعلقات اپنی فوج کے ساتھ کیسے ہیں اور پھر عمران خان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کیسے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کی طرح ٹرمپ انتظامیہ کی بھی پاکستان کے لیے پالیسی فی الحال افغان مسئلے سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ افغانستان کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ بجائے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی وزارت خارجہ کے حوالے سے ہٹ کے ان کی وزارت دفاع کو دی گئی ہیں، ان کو سونپی گئی ہیں۔ تو اب یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے، اور جب تک یہ قائم رہے گی، جب ضرورت ہوگی امریکہ کو امریکہ کی فوج کو پاکستان کی فوج کی ضرورت ہوگی، تو یہ ریلیشن شپ قائم رہے گی۔ اب نئی حکومت آنے سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے اس کو نئی سطح پہ لے جانے کا۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک فیلو سحر خان سمجھتی ہیں کہ عمران خان اگر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہوگی۔ امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کرے۔ اب جو عمران خان ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کے ذرا تھوڑے سے زیادہ سمپتھیٹک ہیں، یعنی خاص طور پہ نواز شریف کے مقابلے میں، تو یہ شاید امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اچھی بات ہو جائے اگر عمران خان طالبان کو ذرا سوے کر لیں کہ وہ امریکہ سے بات کریں، امریکن آفیشلز بھی طالبان سے بات کریں، افغانی حکومت بھی شامل ہو جائیں، تو شاید ہم ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھ لیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی قیادت کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ تاثر کہ عمران خان کو اپنی انا بہت عزیز ہے اور وہ نا تجربہ کار ہیں، اور دوسرا وہ صدر ٹرمپ کی طرح جلد باز اور بے صبرے ہیں۔ اگر وہ اپنی کارکردگی سے اس تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ امریکہ کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں، تو شاید دونوں ممالک کے تعلقات میں تبدیلی آ جائے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ پاک امریکہ تعلقات پر عمران خان کے وزیراعظم بننے کے اثر کے بارے میں رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے، اور وزیراعظم عمران خان امریکہ سمیت دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ امریکہ میں کچھ حلقے اب ان کی شخصیت کا موازنہ نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ شخصیت کے لحاظ سے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی چینل کامیڈی سینٹرل کے ایک مزاحیہ پروگرام دی ڈیلی شو وتھ ٹریور نووا کے میزبان نے پاکستان کے نامزد وزیراعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایسا موازنہ کیا جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ٹریور نووا نے دونوں رہنماؤں کے امیر گھرانوں سے تعلق، پیپسی اور پیزا کے اشتہارات کرنے، رنگین ماضی، 3 شادیوں اور پرتعیش انداز زندگی سے متعلق مثالیں پیش کر کے ان کے درمیان مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ شو کے میزبان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ وزیراعظم عمران خان واقعی صدر ٹرمپ بن کر سامنے آئیں گے یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے بچنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کے بجائے کسی اور ملک کا انتخاب کریں۔ یہ ٹریور نووا کے اس پروگرام پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بہت ہنگامہ دیکھنے میں آیا، اور اس ویب سائٹ کو پاکستان میں ایک بار پھر بندش کے خطرے کا سامنا ہے۔ کیوں؟ اس خبر کی تفصیلات دیکھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔
دنیا بھر سے پولیو کے مرض کا خاتمہ کرنے میں مشکلات کیوں درپیش ہیں، اس پر بات کریں گے شو میں آگے چل کر، اور آپ کی ملاقات کروائیں گے بھارتی کشمیر سے پہلی بار سامنے آنے والی خواتین جرنلسٹ سے بھی۔ لیکن اس سے پہلے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ بھارت کی ریاست کیرالہ میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب کا سلسلہ جاری ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کم از کم 67 ہو گئی ہے۔ یہ علاقہ گزشتہ ہفتے سے شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ ہزاروں افراد کو سرکاری ریلیف کیمپوں میں پہنچا دیا گیا ہے اور پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اختتام ہفتہ تک موسم میں بہتری کا کوئی امکان نہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ تجارتی تنازع کے حل کے لیے وہ اس ماہ کے آخر میں امریکہ کی دعوت پر ایک گروپ واشنگٹن روانہ کر رہا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری تجارتی جنگ میں نرمی لانے کی ایک حالیہ کوشش ہے، جس کے باعث دنیا بھر کی مارکیٹس متاثر ہوئی ہیں۔ اٹلی میں منہدم ہونے والے پل کے حادثے کی دوسری رات بھی ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رہیں۔ اٹلی کے شمالی شہر میں منگل کی رات طوفانی بارشوں کے دوران جینوا برج منہدم ہونے سے کم از کم 39 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 12 سے 13 سال کے بچے بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق کئی افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ وقت ہوا آج کے ہیلتھ سیگمنٹ کا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں پولیو کے مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسے دنیا بھر میں ختم کرنا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں مشکلات درپیش ہیں، کیونکہ اگر پولیو کا وائرس دنیا میں کسی بھی جگہ پایا جاتا ہے تو وہ کسی بھی وقت پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، اور پولیو کے مرض کے مکمل طور پر خاتمے کے لیے کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں، ان کا جائزہ آج کی ہیلتھ رپورٹ میں۔ پولیو کا وائرس دنیا کے زیادہ تر حصوں سے ختم کیا جا چکا ہے، لیکن یہ اب بھی ان دور دراز علاقوں میں موجود ہے جہاں تک رسائی انتہائی مشکل ہے۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں طبی ٹیمیں دور دراز اور وائرس کی زد میں آنے والے علاقوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم افغانستان میں بڑے پیمانے پر موجود کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کرنے والے شمالی نائجیریا کے علاقوں میں ہزاروں بچے پولیو ویکسین سے محروم ہیں۔ مفلوج کر دینے والے اور ممکنہ طور پر مہلک ثابت ہو سکنے والے اس مرض سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے طبی ٹیموں کا سرحدوں کے پار کشیدگی زدہ علاقوں اور ہجرت کرنے والی آبادیوں کے لیے اپنی کوششوں کو مربوط کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ معاشی اور سیاسی رجحانات کے ساتھ ساتھ تنازعات کی وجہ سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اور جب ان لوگوں میں کوئی پولیو وائرس کا شکار ہو تو اس تک رسائی اور سفر میں رہنے والی آبادی میں بچوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم ایسے آخری علاقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے باوجود جہاں یہ وائرس موجود ہے، نئے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ کوششیں نہ کی گئیں تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور فضا میں شامل ہو کر یہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ پوری آبادی کو ویکسین پلا کر اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تاکہ یہ وائرس پھیلنے ہی نہ پائے۔ سن 2017 میں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں محض 22 کیس سامنے آئے تھے، لیکن پولیو کیسز کی اتنی کم تعداد ایک اور مسئلے کو جنم دے سکتی ہے، اور وہ ہے اس ایشو کے حوالے سے اطمینان۔ لوگ اس پروگرام کی طوالت سے اکتا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، ادھر ہم اپنے اہداف تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی حمایت اور مالی تعاون کے بغیر اگر اس پروگرام کو ختم کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروگرام مسلسل توجہ کا متقاضی ہے۔ یہ اطمینان قلب محض پروگرام تک ہی محدود نہیں، مالی مدد فراہم کرنے والے بھی اب تھک چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فنڈز کم ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی رہا تو وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پائے گا اور یہ ایک بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوششیں اسی طرح جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب پولیو وائرس سے پیدا ہونے والے وبائی امراض کا ذکر نصاب میں بھی نہیں ملے گا۔ سیڈی وکاوسکی کے ساتھ سادیہ اسد، اردو VOA۔ اور دیگر شعبوں کی طرح سیاست کے میدان میں بھی امریکہ آنے والے ناگزین اب اپنے قدم جما رہے ہیں۔ صومالیہ سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ الہان عمر امریکی ایوان نمائندگان میں
पहली पनाहगुज़ीन रुकन कांग्रेस बनकर एक नई तारीख रकम करने के इंतहाई करीब है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में कामयाबी के बाद इल्हान उमर नवंबर में होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। वो न सिर्फ पहली पनाहगुज़ीन रुकन कांग्रेस बल्कि बर-ए-आज़म अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले भी पहली और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में रशीदा तलीब के बाद दूसरी मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस बन जाएंगी। उनके जीतने के इम्कानात इंतहाई ज़्यादा हैं क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होते रहे हैं और ये वही सीट है जिस पर पहले अमेरिका के पहले मुसलमान कांग्रेस रुकन कीथ एलिसन मुंतखब हुए थे, तो उनके जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। और अगर ख़वातीन की बात करें तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में सामने आ रही हैं, जिनमें सहाफ़त भी शामिल है। अगरचे इस रियासत में 1000 से ज़ायद अखबारात और जराइद शाये किए जाते हैं और श्रीनगर और जम्मू जैसे शहरों में भारत और दुनिया भर से शाये होने वाले अखबारात, ख़बर इदारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन अब रियासत की सहाफ़ती तारीख़ में पहली बार ख़वातीन प्रेस फोटोग्राफर्स ने इस शोबे में कदम रखा है और इन ख़वातीन फ़ोटो जर्नलिस्ट से मिलवा रहे हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार और यूसुफ जमील। दुनिया के दूसरे शोरज़दा ख़त्ों की मानंद इस खत्े में भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अपने साथ इजाफी बोझ लेकर आती हैं। शायद ये भी एक वजह है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहली मरतबा ख़वातीन फ़ोटो जर्नलिस्ट्स को भी खबरों, वाक़यात और कहानियों की कवरेज करते देखा जा सकता है। इनमें सना इरशाद भी शामिल हैं। कश्मीर में इतना कुछ होता है कि इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट और वी आर लिविंग इट एवरी डे, सो आई मीन हियर नथिंग इज़ लेफ्ट अनटच्ड बाय द सफरिंग। सो कश्मीर इटसेल्फ इज़ इन लाइक एन इंस्पिरेशन टू मी कि मैं अपने लिए और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। एंड द बेस्ट मीडियम विच आई फाउंड वाज फोटोग्राफ्स। रियासत में 1989 में आज़ादी के लिए मुसल्लह तहरीक का आगाज़ हुआ। इसके खिलाफ फौजी मुहिम, इस मुहिम की मज़ाहमत और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल की कवरेज करते हुए तकरीबन 1.5 दर्जन सहाफ़ी अपनी जानें गंवा चुके हैं। पुरखतर सूरत हाल के बीच वाक़यात की अक्सबंदी एक खातून पेशेवर के लिए मर्दों के मुकाबले में किस कदर मुख्तलिफ है? जब मैं बाहर जाती हूँ, शूट पे जाती हूँ, सो आई नेवर गो विद द थिंग दैट कि आई एम अ गर्ल और दिस। व्हेन आई गो आई एम अ प्रोफेशनल, आई गो विद द माइंड कि तब वो चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती है, जेंडर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा प्रोफेशन मैटर करता है। और मैंने कभी अपने जेंडर को आई हैव नेवर प्रायोरिटाइज्ड इट ओवर माई प्रोफेशन। सना इरशाद ही की तरह मसरत ज़हरा भी इलाके के मखदूश हालात में अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ रखने में कामयाब दिखाई देती हैं। कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है एंड आई एम अ कॉन्फ्लिक्ट बॉर्न चाइल्ड। सना और मसरत दोनों को न सिर्फ अपने हम पेशा मर्द साथियों के शाना बशाना अपना सफ़र किसी खौफ हिरास के बगैर जारी रखे हुए देखा जा सकता है, बल्कि वो अपने मुआशरे की कुछ तकलीफ देह हकीकतों का मुकाबला अज़्म और हौसले के साथ करने में भी कामयाब हो रही हैं। लड़कियां हर किसी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, तो लेकिन उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो सोसाइटी आपको नहीं रोक पाएगी, कोई बात आपके दिल में डर नहीं पैदा कर सकती है। इट्स अ मैसेज दैट अ वुमन कैन डू वंडर्स। दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे सहाफ़त से फारिगुल तहसील हैं। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। ये था आज का व्यू 360। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स पर फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VO उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।